जब हम कोई एमसीक्यू पेपर सॉल्व करते हैं तो हमें दो तरह के क्वेश्चंस दिखते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो हमको आते हैं और ऐसे क्वेश्चंस जो हमको नहीं आते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। अच्छा, जो क्वेश्चंस हमको आते हैं वो भी फर्दर दो तरीके के हो सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, बहुत कम वक्त लेंगे, और ऐसे क्वेश्चंस जो थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग होंगे, हमको थोड़ा सा चैलेंज देंगे। अच्छा, जो क्वेश्चंस बहुत जल्दी हो जाएंगे वो किस तरह से दिखते हैं? मान लो उसने पूछा बताओ AS17 किसका है, सेगमेंट रिपोर्टिंग, या वो पूछता है बताओ IFRS का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, या उसने किसी पर्टिकुलर रेशियो को ही फॉर्मूला पूछ लिया। मतलब ये वो क्वेश्चन है जो हम 15-20 सेकंड, मैक्सिमम 30 सेकंड के अंदर खत्म कर देंगे। मतलब हमें आता है, फटाफट हमने OMR शीट में मार्क किया और 25-30 सेकंड के अंदर हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ भी जाएंगे। फिर वो क्वेश्चंस होते हैं जो हमें आते हैं, हम सॉल्व कर सकते हैं, पर थोड़ा से टाइम कंज्यूमिंग है। ये किस तरह के होते हैं? मान लो कोई मार्जिनल कॉस्टिंग का ट्रिकी क्वेश्चन आ गया, या बजटरी कंट्रोल से कोई कैश बजट का ट्रिकी क्वेश्चन आ गया, या आपने कंसोलिडेशन टॉपिक अगर पढ़ा है, वहां पे मान लो उसने रीवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट डाल दिया और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल पूछ लिया, या माइनॉरिटी इंटरेस्ट पूछ लिया, या वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का कुछ थोड़ा लेंथी क्वेश्चन आ गया। कई बार होता है लेंथी क्वेश्चन आ जाते हैं जो थोड़ा ज्यादा वक्त लेते हैं, लेकिन आता है, मतलब हमने प्रैक्टिस कर रखी है, हमें पता है हम सॉल्व कर लेंगे। हमारा मेन टारगेट ये सेट ऑफ क्वेश्चंस होने चाहिए, और 70 से 80% पेपर अगर ये है, हमें एग्जामिशन लाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर ये पेपर, अगर हमने देखो तैयारी ठीक से करी है, तो जो क्वेश्चंस हमको आते हैं 70 से 80% पक्का पक्का होंगे। और अगर ऐसा है ना, तो एग्जामिशन पक्की समझें आप। अभी मैं इनकी बात भी करूंगा जो हमको नहीं आते हैं, इनको कैसे आपको टैकल करना मैं इस पर बात करूंगा। पर मान लो मैं ये कहूं कि इनको आप बिल्कुल ही छोड़ दो और इनको भी मैं लोअर साइड पे रखूं, मान लो आपको 70 ही आते हैं, भाई अगर इनको बिल्कुल छोड़ दो और 70 आप करके आए हो, और मान लो उसमें से भी 4-5 गलत कर दिए, अरे 65 मार्क्स तो फिर भी पूरे के पूरे आपके हाथ में, एक आध नेगेटिव मार्किंग करके 63-64 तो फिर भी आएंगे आपके। भाई ये कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर थोड़ी है कि 5 नंबर का थियरी क्वेश्चन लिख के आऊंगा और घर में 2 या 3 नंबर लगाऊंगा। अरे यहां तो MCQ है, या तो पूरा ठीक है या गलत है, यहाँ कोई बीच का रास्ता नहीं है, या 1 मिलेगा या 0 मिलेगा नहीं। और अगर मुझे आता है तो भाई मैं, अगर ठीक है मेरी कुछ क्वेश्चन में हो सकता है सिली मिस्टेक्स हो जाएं, पर 70 में से 60-65 तो आएंगे, एग्जामिनेशन पक्की है, आप ये मान के चलो। बल्कि हम यहां से भी कुछ निकालेंगे, ऐसा नहीं कि इनको छोड़ के आ रहे ना, इन पर बात करेंगे अभी, लेकिन हमारा 70 से 80% पेपर यहां पे होना चाहिए। अच्छा, अब पहले इनकी बात कर लेते हैं, क्वेश्चंस व्हिच वी कैन सॉल्व। अब मुझे पहले ये बताइए, एक 100 नंबर का पेपर जो होता है वो कितने टाइम मिलता है हमें उसे करने में? सर हमें 3 घंटे मिलते हैं। 3 घंटे का मतलब हो गया हमें 180 मिनट मिलते हैं। 180 मिनट मिलते हैं और 100 क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। 100 क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब हमारे पास हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1.8 मिनट है। 1.8 मिनट को मैं थोड़ा सा और प्रिसाइजली बोलूं, हमारे पास 108 सेकंड्स हैं। 108 सेकंड का मतलब 1 मिनट और 48 सेकंड है। मतलब हर एक MCQ सॉल्व करने के लिए मेरे पास इफेक्टिव टाइम 1 मिनट और 48 सेकंड है, 108 सेकंड्स है। अब आप जरा सोचिए, ये जो हमें क्वेश्चंस आते हैं, अब इसमें हम क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे? पहले हम ये वाले क्वेश्चंस करेंगे जो हमें आते हैं और जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। वैसे तो मैंने कहा ये क्वेश्चन 25-30 सेकंड के अंदर हो जाने चाहिए, लेकिन स्टिल मैंने कहा मान लो 1 मिनट से कम ले रहे हैं तो पहले ये सॉल्व कर लो। ऐसे सारे क्वेश्चन निपटा लो जो 1 मिनट से कम लेने वाले हैं। मान लो आपने जब ऐसे क्वेश्चन देखे तो ऐसे 40 क्वेश्चन निकले, और 40 क्वेश्चन हैं, क्योंकि ये 1 मिनट से कम वक्त लेंगे, मान लो आपने आधे घंटे में कर लिए। आप सोचो कितना मॉरल बूस्ट होगा। 40 क्वेश्चन आपने आधे घंटे में कर लिए। वैसे एक बात बताओ, 40 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें अलॉटेड टाइम कितना है? हर एक क्वेश्चन को करने के लिए 1.8 मिनट है। कैलकुलेटर पकड़ोगे, अगर 40 इंटू 1.8 होता है 72 मिनट। मतलब 1 घंटे 12 मिनट का काम हमने मात्र आधे घंटे में कर लिया। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये वाले क्वेश्चंस जो हमको आते हैं और जो कम वक्त लेंगे, ऐसे अगर 40 क्वेश्चंस हैं, इनका अलॉटेड टाइम 72 मिनट्स है, जो मैंने आधे घंटे के अंदर कर लिया। मतलब मेरे पास अभी भी 2.5 घंटा बचा हुआ है, और सिर्फ 60 ही क्वेश्चंस करते हैं। 2.5 घंटा मतलब पता है कितना होता है? 150 मिनट बचा है मेरे पास। 150 मिनट के अंदर 60 क्वेश्चंस करने हैं, 150 डिवाइड बाय 60 कर लो, 2.5 मिनट का टाइम आपके पास हो गया। मतलब जो अलॉटेड टाइम इनिशियली आपके पास 1.8 मिनट पर क्वेश्चन था, पहले ये वाले क्वेश्चंस करने के बाद आपके पास इफेक्टिव टाइम अब हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2.5 मिनट है, 2.5 मिनट्स है।
क्या ये मॉरल बूस्ट नहीं करेगा? ये किसी बैट्समैन की तरह समझ लो, उसने शुरुआत में इतना फास्ट रन रेट से खेला कि बाद में रन रेट बहुत ज्यादा कम हो गई। भाई आप पहली बॉल पे अगर 4 चौके या 4 छक्के मार दोगे, लास्ट की 2 बॉल अगर सामने वाले ने यॉर्कर भी डाली ना, हम खेल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करने से हमारा मोरल जो है ना बहुत जबरदस्त तरीके से बूस्ट होगा, बहुत जबरदस्त तरीके से बूस्ट होगा। अच्छा, जब ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो आप, तो आप पता क्या कीजिएगा, वो क्वेश्चंस को ना टिक करते जाइएगा। तो आपके 40 क्वेश्चंस पर अब टिक लग चुका है। अब कितने अनटिक्ड क्वेश्चंस हैं? 60 क्वेश्चंस हमारे अभी अनटिक्ड है। ठीक है, ऐसा हुआ। अच्छा, अब हमने फिर सेकेंड राउंड लिया, मतलब अब हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमें आते तो हैं पर थोड़ा सा वक्त लेंगे। मान लो ये जो क्वेश्चंस हैं, जो टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस हैं, मान लो ये भी 30 निकल के आ गए, ये भी 30 निकल के आ गए। अब इस 30 क्वेश्चन को सॉल्व वक्त लेंगे ना, कितना टाइम लोगे आप? एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप 1 मिनट 2 मिनट, मैं कह रहा हूं आप लो, इसको सॉल्व करने के लिए आपको कितना वक्त चाहिए? आप ले लो 1.5 घंटा ले लो, लगेगा नहीं 1.5 घंटा, मैं कह रहा हूं 1.5 घंटा ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये वाले क्वेश्चंस आपने कितनी देर में कर लिए थे? ये क्वेश्चंस आपने 30 मिनट्स में कर लिए थे, आधे घंटे में कर लिए थे। और मैंने कहा इसके लिए आपने मान लो 90 मिनट्स, मतलब 1.5 आवर ले भी लिया, तो ये मिला के कितना हो गया? 120 मिनट हो गया। 120 मिनट का मतलब हो गया 2 घंटे या 2 आवर्स। अब आप जरा सोचिए, वो पेपर जो आपको आता है वो 2 घंटे में आपने निपटा लिया, अब आपके पास स्टिल 1 आवर बचा हुआ है, 1 घंटा बचा हुआ है। और ऐसे पेपर के लिए जो आपको आता नहीं है, अब वो 1 घंटा ऑफ कोर्स हम कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे, उसको हम अच्छे से यूज करेंगे और यहां से भी कुछ नंबर निकालने की कोशिश करेंगे। अभी बात करता हूं इन पर कैसे, लेकिन आप जरा सोचें 2 घंटे में आपने वो पेपर निपटा लिया है जो आपको आता है। अब आपने क्या किया होगा? जब ये वाले 30 क्वेश्चंस भी किए होंगे तो मैं इस पे भी क्या करना, टिक मारते चलना। अब ये जब टिक मारते चलोगे, अब आपके 70 क्वेश्चंस टिक हो चुके हैं। अब कितने क्वेश्चंस अनटिक्ड रह गए हैं? अब 30 क्वेश्चंस अनटिक्ड रह गए हैं। अब उस पे हमें अपना बचा हुआ 1 आवर लगाना है। देखो, मैं एक बात पहले सुनो, जब भी कोई एमसीक्यू पेपर होता है ना, उसको सॉल्व करने के लिए 2 फैक्टर्स देखे जाते हैं। पहला फैक्टर टाइम कितना अवेलेबल है, और दूसरा फैक्टर नेगेटिव मार्किंग है कि नहीं। टाइम कितना अवेलेबल है, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को देखेंगे ना, जैसे जो यूपीएससी वगैरह के एग्जाम होते हैं, तो 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 80 मिनट, 90 मिनट, 120 मिनट ऐसे टाइम मिलता है। मतलब अगर आप एक बार किसी क्वेश्चन से क्रॉस कर गए तो वापस आने का वक्त होता नहीं वहां पर। लेकिन हमारे आईसीएसआई ने तो बहुत लग्जरी दे रखी है, आराम से वापस 2-3 बार आ सकते हैं, बहुत वक्त होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने फर्स्ट राउंड में वो क्वेश्चन सॉल्व किए जो आपको आते हैं और जल्दी सॉल्व हो गए। ऐसे क्वेश्चंस कितनी देर में सॉल्व कर लिया आपने? आधे घंटे में। नंबर कितना था? 40 क्वेश्चंस, 40 क्वेश्चन आधे घंटे में सॉल्व। फिर आपने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जो आपको आते थे पर थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग थे, उसमें 1.5 आवर लगना नहीं, पर मैंने कहा मान लो लगा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये 30 क्वेश्चंस मान लो और ऐसे हो जो थोड़े टाइम कंज्यूमिंग है लेकिन हमको आते हैं, इसको भी हमने मान लो 1.5 घंटे में खत्म कर लिया। मतलब ये दोनों मिला के हमारा 2 घंटे में निपट गया। अब जब आप एग्जाम देने जाओगे, हो सकता है ये 70 ना हो, ये 80 हो, ये 85 हो, आपकी तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो मान लो मैं अभी एक रफ आइडिया, 70 क्वेश्चन हमने 2 घंटे में निपटा लिए। अच्छा, अब आते हैं हम ऐसे क्वेश्चंस की तरफ जो कि हमें नहीं आते। अब ये भी 2 तरह के होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस जिसमें हमें कोई क्लू है ही नहीं। क्यों क्लू नहीं है? क्योंकि हमने वो चैप्टर ही नहीं किया, छोड़ के आ गए। अगर हम कोई चैप्टर छोड़ के आ गए और वो क्वेश्चन उसमें से, उस चैप्टर से जो क्वेश्चन आया, हमें कोई क्लू नहीं है, ऐसे क्वेश्चन के साथ हम रिस्क नहीं लेंगे। हम ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल छोड़ के आ जाएंगे, कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई आइडिया नहीं है, वो प्रॉपर गैम्बल होगा। तो क्या करके आना है? अब आपको क्या करना है, एक थर्ड राउंड चलाना है। फर्स्ट राउंड में क्या किया, ये 40 क्वेश्चन से टिक मार दिए। सेकंड राउंड में क्या किया, ये 30 क्वेश्चंस पे टिक मार दिए। 70 क्वेश्चंस पे टिक लग चुके हैं। अब क्या करना है, अब एक थर्ड राउंड चलाना है और ऐसे क्वेश्चंस ढूंढने हैं उन अनटिक्ड क्वेश्चंस में से जिसमें आपको कोई क्लू है ही नहीं, और ऐसे क्वेश्चंस पे आप सिंपली क्रॉस मार दो, उसको टिक नहीं, उसको क्रॉस मार दो कि ये क्वेश्चन मैंने नहीं किए हैं और मैं करने वाला, मतलब नहीं करने हैं मुझे, इस पे कोई रिस्क नहीं लेंगे। मान लो ऐसे क्वेश्चंस जो निकल के आ गए, सपोज निकल के आ गए से 10 क्वेश्चंस निकल के आए, ऐसे नहीं आते हमें, छोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बचे 20 क्वेश्चंस। ये 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें हमको थोड़ा सा आइडिया तो है पर स्टिल हम श्योर नहीं है। जैसे केबीसी में होता ना 50-50, मतलब एलिमिनेशन मेथड हम थोड़ा लगा चुके हैं, 4 में से एक ऑप्शन निकाल चुके हैं कि ये तो हो नहीं सकता, या 2 ऑप्शन निकाल चुके हैं। हम
दो में से कंफ्यूज है कि बचे हुए जो दो ऑप्शन है उसमें से कौन सा आंसर है, या बचे हुए तीन ऑप्शन है उसमें से कौन सा आंसर है, ये हमें नहीं पता। ये वो क्वेश्चंस हैं क्योंकि आपने इसमें से कुछ ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया है, इसलिए इस वाली कैटेगरी में तो हम थोड़ा सा कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे। मतलब ये कैटेगरी में हम तुक्का मार के आएंगे। इस कैटेगरी में क्वेश्चंस बचे कितने भाई, 70 क्वेश्चंस इस पे और इस पे तो हमने टिक मार दिया, तो ये तो टिक टिक हो चुके होंगे। 10 क्वेश्चन में हमने क्रॉस मार दिया, मतलब 80 क्वेश्चंस मार्क हो चुके हैं। इस वाली कैटेगरी में बचे अब 20 क्वेश्चंस जिसमें हम कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे। देखो सीधा सीधा प्रोबेबिलिटी का रूल है, मान लो इन 20 क्वेश्चंस में मुझे तीन में से कोई एक टिक करना है या दो में से कोई एक टिक करना है, क्योंकि मैंने एक या दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए हैं। मान लो इन सारे के सारे 20 क्वेश्चंस में मैंने दो ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए हैं, दो में से मुझे पता है कि एक ठीक है और मैंने 20 के 20 में तुक्का मार दिया। अब मैं अगर ये तुक्का मार के आता हूं तो प्रोबेबिलिटी का रूल कहता है कि 10 क्वेश्चंस तो ठीक होंगे। 10 क्वेश्चंस ठीक होने का मतलब इसमें 10 नंबर मिल जाएंगे, और 10 क्वेश्चन की नेगेटिव मार्किंग अगर कर भी देते हो आप, वैसे तो 2 नंबर कटेंगे, लेकिन मान लो 3 नंबर भी कट गए तो 10 माइनस 3 कितना होता है, 7 नंबर, तो फिर भी मिलेंगे मुझे सरप्लस नहीं। और अगर मान लो 3 में से डाउट है, एक तो मुझे पक्का पता है, 3 में से डाउट है, तो ऐसे केस में मैं फिर क्या करूंगा, फिर मेरी प्रोबेबिलिटी का रूल बोलता है कि 33.3% चांस है कि आपका ठीक होगा। मतलब 20 में से 1/3 ठीक होंगे। 20 में से 1/3 कितना होता है, 6 या 7। अब 6 नंबर लो, 14 की नेगेटिव मार्किंग लगा लो 3 नंबर की, 6 माइनस 3 फिर भी 3 क्वेश्चन का सरप्लस मिलेगा, क्योंकि यहां पर मैं कुछ कैलकुलेटेड रिस्क ले रहा हूं, इसलिए मुझे यहां सरप्लस मिलेगा। अब कैलकुलेटेड रिस्क भी ऐसे नहीं कि अंधाधुन कोई भी टिक करके आएंगे, वहां पर भी कॉमन सेंस लगाएंगे। जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन दिखाता हूं, ये एक एग्जामिनेशन क्वेश्चन है मार्जिनल कॉस्टिंग का, मैच द फॉलोइंग आया था। मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, मान लो मुझे नहीं आता, मुझे नहीं पता, मैंने पूरा टॉपिक नहीं किया, लेकिन शुरुआत का बेसिक मैं कॉन्सेप्ट पढ़ के आया था मार्जिनल कॉस्टिंग का। अच्छा, जिसने शुरुआत की बेसिक क्लासेस मार्जिनल कॉस्टिंग की देखी हो तो आपको पता है कि सेल्स में से अगर हम वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करें तो कंट्रीब्यूशन आता है, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट को माइनस करें तो प्रॉफिट आता है। ये एक बेसिक सी इनकम स्टेटमेंट बनती है। मान लो 100 रुपए का सेल वैल्यू, 60 रुपए का वेरिएबल कॉस्ट, 40 रुपए का कंट्रीब्यूशन हो गया, 10 रुपए की फिक्स कॉस्ट और 30 रुपए का प्रॉफिट हो गया। हम ये बात जानते हैं कि फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को अगर जोड़ दें तो कंट्रीब्यूशन आता है। भाई कंट्रीब्यूशन में से ही आपने फिक्स कॉस्ट माइनस किया तो बचा हुआ प्रॉफिट होता है, तो फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन। मान लो इन चार में से मुझे सिर्फ यही पता है कि सम ऑफ फिक्स कॉस्ट एंड प्रॉफिट इज कंट्रीब्यूशन, मतलब इस एस का सही कौन सा रहेगा, मैं जो मैच करूंगा वो रहेगा 1। अब आप जरा ऑप्शन देखो, एस के आगे 1 सिर्फ इसी ऑप्शन में है। मतलब अगर मुझे बाकी नहीं भी पता तो आप सोचिए, अगर मैं थोड़ा भी कॉमन सेंस लगाऊंगा, सिर्फ एस के आगे 1 यहीं पे इसी ऑप्शन में, बाकी ऑप्शन में 3 2 2 2 है। इसका मतलब इसका सही आंसर 100% कौन सा होने वाला है, बी होने वाला है। तो कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन मुझे नहीं भी आता होता, लेकिन मैं अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाऊं, वहां पर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाऊं तो मैं उस क्वेश्चन को ठीक करके आ सकता हूं। यही ऐसे क्वेश्चन में ही मुझे तुक्का मारना है। जो मुझे नहीं आते ना, बिल्कुल नहीं आते, उसमें तुक्का नहीं मार के आएंगे, कई बार मार्क्स बहुत ज्यादा गिर जाते हैं ऐसे। ध्यान रखें, अंधा देखो, हम ना यहाँ पर एक बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलेंगे। ऐसा भी नहीं करना कि बिल्कुल कंजर्वेटिव हो जाए कि जो बिल्कुल मुझे पक्के से आते हैं सिर्फ वही करके आऊंगा, और ऐसा भी नहीं करना कि बिल्कुल एग्रेसिव हो जाए, बिल्कुल इरैशनल तरीके से जो नहीं भी आ रहा तुक्के से कहीं पे भी टिक मार के आ रहे हैं, ये भी नहीं करके आना। एक बैलेंस्ड अप्रोच, ये देखना है कि कहां पे कैलकुलेटेड रिस्क लिया जा सकता है। तो मैंने आपके सामने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन खड़ी कर दी, ठीक है। अब आप जरा सोचिए, मान लो इस 20 में से मैं फिर भी एक इसमें भी कंजर्वेटिव हो जाता हूं, मुझे 5 नंबर मिल जाते हैं, 5 नंबर मिल जाते हैं। अच्छा, यहां मैंने कितने ठीक किए थे, मैंने 70 क्वेश्चन ठीक किए थे। अब ये 70 क्वेश्चन मुझे लग रहे हैं कि ठीक थे। हो सकता है ना कई बार हम जैसे बोल देते हैं सिली मिस्टेक, हालांकि सिली मिस्टेक जैसी कोई चीज होती नहीं, वो बच्चों की लैक ऑफ प्रैक्टिस होती है। पर मान लो इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो मुझे लग रहे थे ठीक है, बट एक्चुअली में वो गलत थे, 5 गलत हो गए। मान लो इसमें 70 में से 5 घटा लो, कितने हो गए 65। इस 5 की नेगेटिव मार्किंग भी लगा लो, नेगेटिव मार्किंग 5 की एक वैसे तो एक ही होती है, फिर भी मैं कहता हूं 2 कर लो, 63। यहां से 5 नंबर और मिल गए, कितना हो गया 68। 68 तो फिर भी आ गया, 68 तो आ रहा है। अब ये डिपेंड करता है कि मेरी प्रिपरेशन किस तरह की है, उस तरीके से उस हिसाब से मेरे मार्क्स और ऊपर नीचे होंगे। अब एक ना बात बड़ी ज्यादा ध्यान देने वाली है, कई बार एग्जाम में क्या होता है, ऐसे क्वेश्चंस भी पूछते जाते हैं जो गलत होते हैं, या फिर क्वेश्चन तो ठीक होता है पर 4 ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन नहीं होता।
अब होगा क्या ऐसे क्वेश्चंस में कि हम जितना वक्त उसमें देना चाहिए उससे ज्यादा दे देते हैं। अभी आप खुद सोचो, कोई बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आया, आपको लग रहा है कि आपने बिल्कुल ठीक किया है और ठीक किया भी है, लेकिन वो सही आंसर 4 ऑप्शन में है ही नहीं। अब दिल को मनाना बड़ा मुश्किल होता है ऐसे केस में कि जो चैप्टर में इतने अच्छे से पढ़ के आया हूं, मेरे को बहुत बढ़िया से क्वेश्चन भी आता है, मेरे को लगता है ठीक भी किया है, पर पता नहीं ऑप्शन में क्यों नहीं है, क्या किया जाए उस केस में। और वहां बच्चा अगर मान लो 4 ऑप्शन दे रखे होते, सही दे रखा होता उसमें ऑप्शन, तो शायद एक आध मिनट में सॉल्व हो जाता, पर उस पर मैंने 10-15-20 मिनट खर्च कर दिए। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिस पर आपने 5-6 मिनट दिए पर आपका सही आंसर नहीं दिख रहा 4 ऑप्शन में, लीव इट, छोड़ दो उस क्वेश्चन को। इमोशनली अटैच नहीं होना है, क्योंकि अगर मैं किसी क्वेश्चन में ज्यादा वक्त दे रहा हूं तो मैं दूसरे क्वेश्चन का टाइम खा रहा हूं नहीं। और ऐसा मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा, अब देखो ये एक पर्टिकुलर अटेम्प्ट की गाइडलाइन आंसर्स है। इंस्टीट्यूट जब भी कोई अटेम्प्ट होने के बाद ना गाइडलाइंस वेबसाइट पे अपलोड कर देता है, मतलब उसके सॉल्यूशंस अपलोड कर देता है। अब ये देखो, एक अटेम्प्ट का एफएसएम का पेपर है, क्वेश्चन नंबर 22 के नीचे नोट्स में क्या लिखा है, नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, मतलब सही आंसर था ही नहीं उसके अंदर। 47 में भी नन ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट, मतलब ऑप्शन करेक्ट नहीं है। अब मैंने सॉल्व कर लिया, हर तरीके से देख लिया, नहीं आ रहा, तो अगर नहीं आ रहा तो छोड़ दो उस क्वेश्चन को। इंस्टीट्यूट कहता भी है कि अगर कोई गलत क्वेश्चन पूछ लिया, देखो पेपर बनाने वाला भी इंसान है ना, तो ह्यूमन एरर पॉसिबल है, तो इंस्टीट्यूट कहता भी है अगर कोई गलत क्वेश्चन हमने पूछ लिया तो उसके लिए ग्रेस मार्किंग आपको मिल जाएगी, भले ही आप अटेम्प्ट करो या ना करो। गलत भी आपने टिक कर दिया तो उस केस में भी आपको ग्रेस मार्किंग मिल जाएगी, नहीं भी अटेम्प्ट करोगे तब भी ग्रेस मार्किंग मिल जाएगी। तो हमें किसी भी क्वेश्चन के साथ बहुत ज्यादा अटैच नहीं होना है, नहीं हो रहा है तो लीव इट, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक फाइनल बात मैं बोलना चाहूंगा, उसके बाद अपनी बात कंक्लूड करता हूं। ये जो कैटेगरी है ना जिसमें हमने तुक्के मारे, ये वाली कैटेगरी, कभी कभार ना आप ऐसी सिचुएशन में भी आओगे जब 4 ऑप्शंस में मान लो ऑल ऑफ द अबव है। अब इस पे कोई साइंटिफिक स्टडीज नहीं है, लेकिन कई लोग ऐसा बोल देते हैं कि अगर 4 ऑप्शन में ऑल ऑफ द अबव है तो ऑल ऑफ द अबव आंसर ठीक होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। मतलब अगर आप किसी क्वेश्चन में तुक्का मार रहे हैं कि ए है कि डी ठीक है और उसमें ऑल ऑफ द अबव आंसर है, तो ऑल ऑफ द अबव को टिक करके आने के करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ऐसे ही मान लो किसी ऑप्शन में नन ऑफ द अबव है, तो नन ऑफ द अबव होने की प्रोबेबिलिटी कम रहती है। अब ये समझ लो जितने भी आज तक पास्ट में एमसीक्यू पेपर बने हैं उसकी एक कलेक्टिव स्टडीज कह लो कि ऐसी है कि ऑल ऑफ द अबव होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा रहती है, नन ऑफ द अबव होने की प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम रहती है। फिर एक बात कुछ लोग ये भी बोल देते हैं, इस पे हालांकि मैंने बहुत ज्यादा साइंटिफिक नहीं देखा डेटा, बट कुछ लोग बोल देते हैं कि 4 ऑप्शंस में बी और सी के करेक्ट होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं कंपेयर टू ए और डी। मतलब अगर आप देखें भाई 100 क्वेश्चंस हैं तो कायदे से तो 25 आंसर्स का ऑप्शन ए होना चाहिए, 25 का बी होना चाहिए, 25 का सी और 25 का डी, पर कई बार ऐसा होता नहीं है। बी और जो सी है ये 2 ऑप्शन का 50% से जनरली ज्यादा वेटेज रहता है। मान लो कभी आप बी और डी में कंफ्यूज हो तो कुछ लोग बोलते हैं ऐसा, इसमें रिस्क है ध्यान रखना, और ये रिस्क तभी लेना जब कैलकुलेटेड रिस्क हो। तो कुछ लोग ऐसा बोल देते हैं बी और डी में से ज्यादा करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बी की रहती है, पर ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ठीक है ना। ये जो लास्ट की मैंने बात बोली है ये सिर्फ कुछ लोगों का व्यू है, तो इसको बहुत ज्यादा ब्लाइंडली मत फॉलो कीजिएगा। तो चलिए आइए फाइनली सम अप करते हैं कि हमने क्या क्या बात करी। हमने कहा भाई सबसे पहले हम वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हमको आते हैं और वक्त कम लेंगे, मतलब जो क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। तो हमने फर्स्ट राउंड में वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और उन क्वेश्चंस पे टिक भी मार दिया। फिर हमने कहा सेकंड राउंड में वो क्वेश्चंस करेंगे जो हमको आते तो हैं लेकिन थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग है। हमने कहा ठीक है अब वो कर लेंगे सॉल्व, फिर हमने वो भी क्वेश्चन सॉल्व कर डाले। मान लो ये पहले 2 राउंड में 70 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए और हमने 70 क्वेश्चंस पे टिक मार दिया। अब जो बचे हुए 30 क्वेश्चंस हैं ये हमको नहीं आते। अब अगर मान लो नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तब तो मैं आपको क्या कहता कि 30 के 30 अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है मार्क्स हमारे रिड्यूस हो जाएंगे। अगर हमने इररिस्पॉन्सिबल वे में एक्ट किया तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना है। तो हमने कहा भाई ऐसे क्वेश्चन जो आपको नहीं आते उसको भी 2 हिस्सों में बांट लो, ऐसे क्वेश्चंस जिसमें आपको बिल्कुल आइडिया है ही नहीं। थर्ड राउंड में क्या करो, वो सारे क्वेश्चंस जिसमें आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है उस पर क्रॉस मार दो। और ये करते ही मान लो 10 क्वेश्चन ऐसे थे जिसपे आपको कोई आइडिया नहीं था, आपने क्रॉस मार दिया। अब बचे 20 ऐसे क्वेश्चंस जो आपको आते नहीं है पर ऐसा भी नहीं है कि आपको आइडिया नहीं है,
बस आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है, थोड़ा सा डाउट है, 2 या 3 ऑप्शन में से कोई एक ठीक है, ऐसा कुछ आपको पता है। मैंने कहा यहाँ पे हम थोड़ा सा गैम्बल प्ले कर सकते हैं, यहाँ थोड़ा सा हम तुक्का मार सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना है। अब आपने यहाँ पे कैलकुलेटेड रिस्क क्या लिया, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज किया। फिर मैंने कहा कि ऐसा भी देख सकते हो कि अगर ऑल ऑफ द ऑप्शन में और ए पार्ट, मान लो ए ऑप्शन में और ऑल ऑफ द अबव में आपको डाउट है, तो चांसेस है कि शायद ऑल ऑफ द अबव हो। ए में मतलब ए या किसी भी ऑप्शन में और नन ऑफ द अबव में अगर आपको डाउट है तो नन ऑफ द अबव जनरली नहीं होता। मतलब ये एक कुछ लोग बोलते हैं, और या फिर कोई और क्राइटेरिया देख लो, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लेके बताया अभी, मतलब वहां पर एक कैलकुलेटेड रिस्क आप ले सकते हो। और इस तरीके से आपने 4 राउंड्स में अपना पेपर खत्म कर दिया। फिर एक फाइनल राउंड, अब आपको रिव्यू भी करना है। रिव्यू मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आपने 2.5 घंटे में खत्म कर दिया तो शीट दे के आ जाओ ना, कोशिश करो फिर से 1-2 बार रिवाइज करने का, आप फिर से रिव्यू करो। रिव्यू करो, क्या पता वो क्वेश्चंस जो आपने पहले क्रॉस मार दिए थे, कुछ दिमाग के तार खुल गए कि लग रहा है कि नहीं ये सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो वो हो सकता है अटेम्प्ट हो जाए। और एक फाइनल चेक ये मारना है आपने कि आपने ओएमआर शीट में, रैंडमली चेक करना जरूर कि आपने ओएमआर शीट में सही ऑप्शन को फिल किया है कि नहीं किया। कई बार बच्चे वहां गड़बड़ी कर देते हैं, सीक्वेंसिंग चेंज हो जाती है कई बार वहां पर, वो कर दिया तो डिजास्टर हो जाएगा, तो वो एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप कि आप सबके बहुत अच्छे एग्जाम्स होंगे और अच्छे से तैयारी कीजिएगा और कॉन्फिडेंट रहिएगा थ्रू आउट एग्जाम्स। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। Thank you. Take care.